से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरी एक आवाज़ पे यहाँ पहुँचे। मैं आज अमरोहा आया हूँ और अमरोहा आने का मेरा मकसद है अमरोहा के मुद्दों को समझना, अमरोहा की आवाम से बात करना और आगे का अमरोहा में रद्द-ओ-अमल तय करना। एक बात क्या चाहता हूँ सर, आप खड़े होकर बात करिए। चलो ये भी अच्छी बात है। नहीं ठीक ठीक है, ओके ओके। मैं आज अमरोहा आया हूँ और इस कार्यक्रम का नाम है मुद्दों की बात डॉक्टर मिराज के साथ। मेरा मकसद अमरोहा की आवाम से मुलाकात, अमरोहा के स्थानीय मुद्दों पर बात और आगे क्योंकि देश में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है उसका रद्द-ओ-अमल तय करना है। जी, मेरे आने से पहले ही अमरोहा में बहुत सारे लोगों से मेरी बात लगातार होती रही और मैं अमरोहा को समझता रहा और आज मैं अमरोहा इस नीयत से आया हूँ कि अमरोहा से जो विकास की डोर है, दिल्ली के इतने करीब होने के बावजूद अमरोहा बहुत पीछे रहा, तो आखिर क्यों रहा? इस सवाल का जवाब ढूंढने आया हूँ। मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने आया हूँ कि जिन लोगों को हम पूरा वोट अपना दे देते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय क्यों नहीं होती। मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने आया हूँ कि आखिर जब जो लोग आपको वोट देते हैं या जो मजलूम हैं उनकी आवाज़ें सुनने के बजाय आपके या किसी और के जनप्रतिनिधि अमीरों की आवाज़ सिर्फ क्यों सुनते हैं। मैं इस बात का जवाब ढूंढने आया हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि जब नासिर जुनैद जैसा कांड या कोई हेट क्राइम का कांड इस मुल्क में होता है तो सारे नेता जो इलेक्शन के वक्त आपसे कहते हैं कि वो आपके भाई और आपके बहन हैं, वो कहाँ गायब होते हैं। मैंने जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया, मैं नासिर जुनैद केस पर मेरा राजस्थान से कोई लेना देना नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ और मैंने फिर दिल्ली की राजनीति की। अहमद पटेल साहब के साथ बहुत स्ट्रैटेजिकली मैं 10 साल तक काम करता रहा। अहमद साहब ने, हर आदमी को ये मालूम है कि इस मुल्क में जो सरकार थी यूपीए की, उसमें उनकी क्या भूमिका रही है और मैंने उस 10 सालों में बहुत सारे ऐसे काम किए जिन कामों की एक इतनी लंबी फहरिस्त है कि वो मैं नहीं गिनाना चाहता। लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूँ पॉइंट ऑफ टाइम से, जब ये नासिर जुनैद का मामला हुआ, क्योंकि चेयरमैन साहब ने उसकी बात की। मैं कहीं से बाहर से आ रहा था और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि नासिर जुनैद जैसा एक कांड हुआ है जिसमें 2 बच्चों को राजस्थान से पकड़कर कुछ लोगों ने ये कह के मार दिया कि उसके पास जो है वो कोई गोश्त का टुकड़ा था। हालांकि जब पुलिस ने जांच की तो कोई टुकड़ा नहीं मिला। जब उसको हरियाणा में मारने के बाद अधमरा हो गया वो लड़का, तो उन दोनों लड़कों को लेके फिरोजपुर झिरका के एक थाने में गए। थाने वालों ने कहा ये मर जाएगा, हमारा केस बन जाएगा, इसे ले जाओ। रास्ते में वो लड़के मर गए और उसके बाद उन लोगों ने, जिन्होंने उसको मारा था, उसको जला के उसी बोलेरो में, जिस बोलेरो में वो जा रहे थे, उनको ख़त्म कर दिया कि सबूत मिट जाए। उनको ये नहीं मालूम था कि वहाँ चेसिस नंबर भी होती है और उसके बाद वो पकड़े गए। 1 हफ्ता उस कांड को हो गया था, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। माफ़ करिएगा, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग वोट देते हैं और जिसको आप वोट देते हैं उसका आप गिरेबान पकड़ने की भी हैसियत रखते हैं। मैं एक आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू हमारे मुल्क के पहले प्रधानमंत्री बने और वो कलकत्ता गए। कलकत्ता जाते वक्त जब रास्ते में वो स्टेशन पर उतरे तो स्टेशन पर उतरने के बाद एक बुढ़िया ने उनका कॉलर पकड़ लिया, उनकी शेरवानी का, और उनसे पूछा कि जवाहर, 1 साल हो गया देश आज़ाद हुए, कुछ नहीं बदला, वही भुखमरी है, वही परेशानी है। तो जवाहरलाल का जो जवाब था वो मेरी ज़िंदगी में, सियासत में आने का एक बहुत बड़ा मामला है। उस जवाब से जवाहरलाल ने कहा था कि अम्मा, तुम देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ के खड़ी हो, यही बदला है आज़ादी से। तो बहुत अच्छी बात। अगर हमें इस मुल्क में कुछ बदलना है तो जनप्रतिनिधियों की अकाउंटेबिलिटी तय हो। ऐसा नहीं हो कि जब वो आए चुनाव में वोट लेने तब तो सब कुछ अच्छा हो और जब वो चले जाएं तो फिर वही हो कि भाई साहब कल मिलेंगे, जब अगला चुनाव आएगा उसी गली में मुलाकात होगी, उसी मोड़ पे अफसाना बयां होगा। मसला ये है कि अब आप ये पूछेंगे कि डॉक्टर मिराज क्यों अलग है, या वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे, या वो इनको कैसे माना जाए कि वो करेंगे। इसी का जवाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 6 जनवरी को कैंपेन इसलिए शुरू किया है, चुनाव 15 मार्च से होने। 6 जनवरी को कैंपेन शुरू करने का मेरा मकसद ये था कि अगले 2-2.5 महीनों में आप मिराज की शक्ल, अक्ल, कीमत और सूरत सबसे वाकिफ हो जाए और आप जान लें
कि जो मिराज कहता है उससे कभी पीछे नहीं हटता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब नासिर जुनैद का मामला हुआ उसके बाद मैं इस्तीफा दे दिया और फिर मैं जब वहाँ पहुँचा तब तक ये इको कम करो, इसका माइक का इको कम करो, दोहरा रही है। तो इसमें जब मैं वहाँ पहुँचा दूसरी बार तो अशोक गहलोत वहाँ सीएम थे, मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे चुका था। मुझे एसडीएम का फ़ोन आया कि आज जो है बेटा तुम्हारी शामत है। हमने कहा ठीक है चलते हैं, देखते हैं, हम तो आ ही रहे, रास्ते में है 10 किलोमीटर बचा है। खैर वहाँ मैं पहुँचा, धरना दिया। जब मैं वहाँ पहुँच गया गहलोत का वहाँ मामला आया कि 1 घंटे के बाद गहलोत यहाँ पहुँच रहे हैं और 35-35 लाख दोनों परिवारों को मिला। उसके बाद मैंने ये माना कि अब मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है तो किसी पार्टी या किसी सियासी दल में फ़ौरन जाने से बेहतर है कि पहले कुछ करके दिखाया जाए कि सिर्फ एक नासिर जुनैद नहीं है। अगर कहीं नासिर जुनैद, कहीं अर्जुन मेघवाल, कहीं कृष्ण सैनी के साथ कुछ होता है तो डॉक्टर मिराज जैसे लोग जो मुल्क को समझते हैं कि मुल्क का इंसान ही सबसे बड़ी उसकी जो है ज़रूरत है, वो इन चीज़ों को सॉल्व करें। आपको मैं बताऊं, हमने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट और उसने 1 साल में 2000 से ज़्यादा लोगों को लीगल मदद दी। 150 से ज़्यादा हेट क्राइम पर FIR कराए। किसी दलित के यहाँ कुछ हुआ, किसी बहुसंख्यक के यहाँ हुआ, किसी अल्पसंख्यक के यहाँ हुआ। डॉक्टर मिराज वो पहले शख्स थे जो वहाँ पहुँचे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैं आपको सोशल मीडिया पे आप देखेंगे उसमें, जिसमें मेरी भूमिका रही है। एक बच्चा था दलित बच्चा अर्जुन मेघवाल, जिसको राजस्थान में एक मास्टर ने अपने मटके से पानी पीने पर पीट के मार दिया था। मैं उस केस के लिए लड़ रहा हूँ। आपको याद होगा कि जब नुपुर शर्मा वाला किस्सा हुआ था, उस ज़माने में 2 बच्चों पे रांची के पुलिस ने सीधी गोली चला दी थी उनके सर पे। उनका नाम है साहिल और मुदस्सिर। वो मार दिए गए उसी वक्त ऑन द स्पॉट, जबकि पुलिस मैनुअल ये कहता है कि किसी भी मॉब के, अगर वो मॉब भी है तो पैर पे गोली चलानी है। उन्होंने मार दिया। मैं उसके लिए आज जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन में लड़ रहा हूँ। आपको याद होगा गुजरात में खोड़ा के अंदर एक घटना हुई थी, उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि लोग जो है पुलिस वाले कुछ लोगों को खड़ा करके जो है वो पीट रहे हैं डंडों से। उस केस के लिए मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में लड़ रहा हूँ। ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जिनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। मकसद ये है कि 2 तरह की राजनीति इस मुल्क में हो रही है। एक राजनीति वो है जिस राजनीति में आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे हैं कि यार ठीक है तुम वोट दे दो, बाकी हम डिसाइड करेंगे कैसे चलना है। दूसरी राजनीति वो है जो ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो वोट भी नहीं चाहिए। तो आपको ये तय करना है, अमरोहा को ये तय करना है कि आप गुलाम बन के राजनीति करेंगे या पार्टियों को अपनी ताकत, अपने वोट का एहसास कराएंगे कि तुम हमारे पास आओ अगर तुम्हें हमारा वोट लेना है और हमारी बातों को सुनो। जैसे कि भाई ने कहा मुझसे कि एम्बुलेंस की कमी या वेंटिलेटर की, एम्बुलेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अमरोहा के अंदर उसकी कमी है कि भाई वहाँ तक जाते हुए लोग दम तोड़ दे रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ बिना अभी कुछ किए कि वेंटिलेटर की एम्बुलेंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मसला ये है कि चीज़ें होनी हैं और वो होंगी, उसका रास्ता निकालने के लिए हम सबको एक साथ आके कोशिश करनी पड़ेगी। अभी मैं आया हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को समझूंगा, एक एक गली में जाऊँगा, एक एक गाँव में जाऊँगा। वहाँ अभी इससे पहले मीरपुर में किसानों के साथ बैठा, वहाँ मैंने उनकी समस्याएं सुनी। तो मैं चीज़ों को समझ के उसके बाद एक अपना रद्दोअमल तय करूँगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझसे ये जानना चाहते हैं कि भाई आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी पार्टी ही डिसाइड नहीं कर पा रही कि वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। सही बात सही है। अभी पार्टी ही डिसाइड नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं अहमद साहब के साथ था उस ज़माने से। देश का और प्रदेश का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं जो मेरे साथ सीधे डायरेक्टली मेरे फ़ोन पे टच में ना हो। वो सारे खुद कंफ्यूज है। कोई कहता है भाई कांग्रेस और सपा मिल के लड़ेगी, कोई कहता है सपा बसपा कांग्रेस RLD मिल के लड़ेगी, कोई कहता है कि ये पार्टियां मिल के लड़ेंगी, ये अलग से लड़ेंगी। तो कैसे इस चीज़ पर जोर दिया जाए कि आपको कौन सा टिकट मिले। मैं आपसे ये कहता हूँ, कोशिश ये रहेगी कि सबसे बेहतरीन चुनाव लड़ा जाए और चुनाव जनता के लिए लड़ा जाए, ना कि नेता बनने के लिए। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अमरोहा से सांसद बन जाऊँ। अगर आपको ये लगेगा कि आपको ज़रूरत है कि डॉक्टर मिराज यहाँ से सांसद बने, तो फिर मैं बनने के लिए आया हूँ यहाँ। अगर आपको लगेगा कि मिराज की ज़रूरत नहीं है तो मिराज भाई अस्सलाम वालेकुम करके अपने घर पे जाएंगे, क्योंकि मैं तो काम करता हूँ और मेरा मकसद काम करना है। ज़िंदगी बहुत छोटी है और एक दिन मर के सबको कब्र में जाना है या अर्थी पर जाना है। तो जो जितना काम कर सकूँ उतना करूँगा और मैं एक भी मिनट बर्बाद करने के मूड में नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे नौजवान भाई जो आएंगे, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप एक मिनट बर्बाद मत करिए अपना। और मैं कार्यकर्ता बनाने किसी को नहीं आया हूँ। कार्यकर्ता शब्द से मुझे नफरत है। अगर आप होंगे तो मेरे भाई होंगे, अगर लड़कियां हैं तो मेरी बहन होंगी, और जब भाई होंगे तो भाई का मामला भी भाई वाला होना चाहिए। वो नहीं कि कह दिया भाई है और भाई है नहीं।
अगर भाई कहूँगा तो भाई करूँगा काम आपका। और जो आपने एक बात, आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि मुझे आजमाना है आपको, बढ़िया। मुझे आपको आजमाना है। इसलिए आपके पास मौका है 2 महीने का, आप मुझे आजमा लें, मुझे गली मोहल्लों में खड़ा करके देख लें, सारे नाप जितने आपके पास फीते हैं उससे नाप लें। अगर आपको लगेगा कि यही लड़का कर सकता है वो जो पिछले 100 सालों में नहीं हो पाया, अमरोहा में आज़ादी के बाद 75 सालों में नहीं हो पाया, तो मैं तैयार हूं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए। लेकिन फिर आपको भी पीछे नहीं हटना होगा। यही मसला है। आज मैं जो आया हूं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनका। और मैं आप मीडिया के सवाल जो भी कोई लेने चाहते हैं प्लीज़ मुझसे ले लें। देखिए मैं एक बात के लिए बड़ा साफ था, मैं एक बात के लिए बहुत साफ था कि मैं अमरोहा कई बार आया हूँ और मेरा ससुराल भी अमरोहा में है। तो मैं जब अमरोहा कई बार आता रहा मेरा, तो मैंने ये देखा कि दिल्ली से करीब होने के बावजूद अमरोहा का जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर नॉर्मली आप अगर बगल के शहरों में जाएं तो वो है। और इसकी कुछ ना कुछ खास वजूहत रही है। और उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ जिसमें अमरोहा के ही एक सांसद, जिनको फूल माला से लेके एक वोट अमरोहा के लोगों ने दिया और सारे सेकुलर वोट उनको पड़े, उन्होंने पार्लियामेंट में अमरोहा के लिए इतनी तारीफें बटोरी कि उसके बाद वो जो 2 इंसिडेंट थे, एक तो ये डेवलपमेंट वाला जो मैं बहुत दिनों से देखता आया था, और दूसरा ये जो उन्होंने तारीफें वहाँ से बटोरी और उसके बाद वो रोए, ये दोनों तौहीनें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जहाँ आप पिटे हैं वहीं से आपको दोबारा शुरू करना होगा अपनी इज्जत को बनाने के लिए, और इसीलिए मैंने अमरोहा चुना। तो अमरोहा की जो टोटल आबादी है लोकसभा क्षेत्र की, उसके विषय में जानकारी हो गया? जी बिल्कुल जी। तो अमरोहा में क्या लगता है आपको कि क्या ऐसी वजह है जो अमरोहा की जनता आप पे विश्वास करेगी? देखिए विश्वास तो जीता जाता है, विश्वास बनाया जाता है। अब मैं आज आया हूँ, अगर आज ही कोई आदमी मुझे कहे कि सारे लोग मुझसे विश्वास कर लेंगे, तो ना मैं इसके लिए कर पाऊँगा ना आप इसके लिए हामी भर पाएंगे। लेकिन ये जो 2 महीने पहले मैंने कैंपेन शुरू किया है, ये विश्वास दिलाने का ही कैंपेन है कि जो डॉक्टर मिराज कहते हैं वो करते हैं, और जो डॉक्टर मिराज करते हैं वो दिखता है। आप पहले दिन अगर मेरे दोस्त बने, मान लीजिए आज आप मुझसे नाराज़ हो गए, अब अगर आइंदा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और दोबारा कुर्सी नहीं मिली आपको, तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। लेकिन इस बार गलती हो गई मान लीजिए, तो आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं कि आदमी आता है तो 20 चीजें होती हैं उसके बाद। किस पार्टी से चुनाव लड़ने आए हैं आप? हाँ, पार्टी का मसला जहाँ तक है, मेरा ये मानना है कि 2 तरह की चीजें होती हैं पार्टी में। एक चक्कर ये है कि भैया आपने बायोडाटा छपवा लिया और पीछे पीछे घूमने लग गए फलानी पार्टी के कि भाई हम ही बनेंगे, और उधर नेताजी भाव खा रहे हैं। दूसरा तरीका है कि आप ज़मीन पर करके दिखाएं कि आप क्यों चुने जाने चाहिए। तो मैं दूसरे रास्ते में चलने में यकीन रखता हूं, मैं काम करने में यकीन रखता हूं। पार्टियां पीछे आएंगी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे यकीन है इस बात का कि आप देखेंगे कि टिकट के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुद्दों के लिए जोर लगाना है। मुझे पार्टी से आप जो है मतलब, मैंने अभी एक बात कही अपनी बातों में कि अभी यही डिसाइड नहीं हो पा रही कौन सी पार्टी यहाँ से आएगी। आपका जो है देखिए भाजपा से मैं नहीं लड़ूंगा, या बहुजन समाज पार्टी के साथ? मैं क्या कह रहा हूँ, भाजपा से मैं नहीं लड़ूंगा, ये बात क्लियर है। लेकिन अब उन जो पार्टियां हैं आपस में वही अपना गठजोड़ नहीं बना पा रही हैं फिलहाल। अभी उनके अंदर असमंजस की स्थिति है। कल ही मेरी 2 बड़े नेताओं से बात हुई प्रदेश के, जो टिकट बांटे, जिनके हाथ में टिकट है, वो ये कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा रुको, एग्जैक्टली एक बार चीज़ें सेटल डाउन होने दो, फिर हम बताते हैं कि क्या है। तो जब तक वही सेटल डाउन नहीं होंगे आप कैसे सेटल डाउन हो सकते हैं। लेकिन हाँ ये बात है कि डॉक्टर मिराज सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ेगा। डॉक्टर मिराज मुसलमानों की लड़ाई लड़ेगा, दलितों की लड़ाई लड़ेगा, बहुजनों की लड़ाई लड़ेगा, डॉक्टर मिराज अगड़ों की लड़ाई लड़ेगा, जो गरीब होगा उसकी लड़ाई लड़ेगा। हाँ मैं किसी धरना सेठ के घर पर ना बहुत ज़्यादा स्कीम बनाने नहीं जाता हूँ, ये मेरा मिजाज नहीं है। उसकी वजह ये है कि मुझे इस बात का रंज है कि आज 75 साल के बाद भी मुल्क में लोग इतने गरीब हैं कि उनके घर में एक ढंग का पंखा नहीं, और अगर उनके घर में जनप्रतिनिधि नहीं बैठेगा जाके, तो दूसरे लोग भी जो अधिकारी हैं उनको सुनेंगे नहीं। आपने देखा होगा रोज ऐसे किस्से सुनते हैं कि अधिकारी ने दुत्कार के भगा दिया। अभी ट्रक वालों से एक अधिकारी ने मध्य प्रदेश में पूछा कि तेरी औकात क्या है। अरे अगर वो ट्रक वाला बेचारा सही जवाब नहीं दे पाया क्योंकि अधिकारी की एक धमक होती है,
तो उसको जवाब ये देना है कि जो टैक्स मैं भरता हूँ उससे तेरी सैलरी जाती है, ये मेरी औकात है। क्या विपक्षी पार्टियों में गठबंधन नहीं हो पाता है या कांग्रेस से आपको टिकट नहीं मिल पाता है तब भी आप चुनाव लड़ेंगे? अभी बहुत अर्ली है ये सारी चीज़ें कहना, लेकिन टिकट मिलेगा ये बात कंफर्म है। और विपक्षी पार्टियों की क्या भूमिका होती है, इंडिया अलायंस की मीटिंगें चल रही हैं, क्या भूमिका होती है, उसके बाद इस पर बात करनी है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का गुलाम बन के नहीं चुनाव लड़ूंगा। मैं चाहता हूँ पार्टियाँ लोकतंत्र में जनता की गुलाम हो, जनता पार्टियों की गुलाम ना हो, ये मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है। अमरोहा के मौजूदा सांसद के लिए क्या कहना चाहते हैं? हाय रे मजबूरियां अहले सियासत की जफर, हाय रे मजबूरियां अहले सियासत की जफर, गालियां खाके भी हम दादे सुखन देते रहे। यही कहना चाहता हूं मैं। और मैं अपने बारे में भी एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, सभी टुकड़ों में पलते हैं बगावत कौन करता है। डॉक्टर साहब ये अमरोहा ही क्यों आपने? मैंने इसका जवाब दिया हो चुकी है बात। लेकिन फिर भी अमरोहा चुनने के पीछे दो मेरे मेन मकसद रहे। पहला मकसद कि दिल्ली के करीब होने के बावजूद अमरोहा के इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो जो डेवलपमेंट का लेवल है शहरों का उससे बहुत पीछे है अमरोहा। जैसे कि एग्जांपल अभी यही डिस्कस हुआ कि यहाँ एक वेंटिलेटर एम्बुलेंस की भी जरूरत है तो वो भी नहीं। एम्बुलेंस तो यहाँ बहुत है, खड़ी है, वेंटिलेटर है, नगरपालिका में खड़ी है, कई जगह खड़ी है। वेंटिलेटर एम्बुलेंस की बात, वेंटिलेटर सपोर्ट है। कौन सी एम्बुलेंस? एक दूसरा जो मकसद था कि जो हमारे सांसद जी थे उन्होंने एक ऐसी बेइज्जती करा दी इस शहर की कि उसके बाद मुझे लगा कि जिस शहर की बेइज्जती हुई है वहीं से भी इज्जत बनानी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, वरना अब तो सब लोग हलवे में ले लेंगे आप। अमरोहा को आजाद हुए लगभग काफी टाइम हो गया है, अभी तक अमरोहा में तीन या 4 स्थानीय सांसद चुने गए हैं। अमरोहा की जनता ने हर बार बाहरी प्रत्याशी को भरोसा जताया, अब हर बार अमरोहा के आवाम को ठगी महसूस हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गोरखपुर आपकी जन्मभूमि है, दिल्ली आपकी कर्मभूमि, आपने अमरोहा चुनी, ऐसी क्या गारंटी है कि आप अमरोहा की आवाम के साथ चुनाव जीतने के बाद भी साथ रहे? अमरोहा मेरा ससुराल है, यहाँ जा ही नहीं सकता मैं यार। पहली गारंटी तो ये है। दूसरी गारंटी ये है कि जो लोग मेरा काम जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं और जिन लोगों ने मेरा काम देखा है वो इस बात को जानते हैं कि अगर विराज कोई बात कहते हैं तो पूरी करते हैं। मैंने अहमद साहब से जिंदगी में सिर्फ एक ही टेक अवे लिया है, अहमद पटेल साहब से सिर्फ एक ही टेक अवे लिया है। एक बहुत बड़े उद्योगपति ने मुझसे बम्बई में एक दिन कहा था कि मैंने उनसे पूछा कि अहमद साहब की आपको कौन सी अदा सबसे अच्छी लगती है कि आप इतना उनके ऊपर भरोसा करते हैं, तो उन्होंने कहा था अहमद पटेल इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, कि अहमद साहब जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने कहते हैं तुम घर जाओ बेफिक्र हो जाओ तो इसका मतलब बेफिक्र हो जाता है। तो ये अदा मैंने उनसे सीखी है और आने वाले वक्त में आपको ये लगेगा कि ये मैं करके दिखा रहा हूँ जमीन पे। और मैं बहुत ज़्यादा वादे करने में यकीन रखता हूँ, मैं काम करने में यकीन रखता हूँ। और जब ज़मीन पर काम होने लगेगा, और मैं आपको बता रहा हूँ इस अमरोहा शहर में एक नौजवानों की इतनी बड़ी टीम बनेगी कि उतनी बड़ी टीम अभी किसी नेता के लिए नहीं बनेगी, इस बात का यकीन दिलाना। सर एक सवाल था, मौजूदा सांसद ने क्या आपने आरोप लगाया कि मैंने बेइज्जती कर दी, क्या बेइज्जती कर दी जनता? कोई एक उदाहरण दे दीजिए। एक उदाहरण दीजिए। संसद में आपने देखा कि वो गाली खाया उन्होंने किसी से, अगर वो अपने बच्चों के लिए खा लेते कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरे समाज के लिए खाया। और उसके बाद फिर वो जाके कैमरे पर रोए, वो भी 24 घंटे के बाद, जब लोगों को पता लग गया कि उन्होंने गाली खाई, वरना रात को तो सो गए लेकिन किसी को पता न लगे। अब इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो जाती है? तो साहब इसमें तो आप पार्लियामेंट बाहर थे, तो अगर वो कौम के लिए खाई थी तो आपकी जिम्मेदारी, आप बोलते उसमें आपने शायद मेरा वीडियो नहीं देखा। आपको मैं अपना वीडियो भेजूंगा, करीब 17-18 मिलियन व्यूज हैं उस वीडियो पे, और मैं ही एकलौता नौजवान हूँ इस पूरे मुल्क में जितनी पुरजोर तरीके से मैंने उस बात को रखा। हालांकि दानिश साहब मेरे अच्छे दोस्तों में, ऐसा नहीं कि वो और मैं कोई अलग अलग हैं, हम मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन उस बात से मेरा दिल टूटा। और जो इस तरीके की हरकत हुई, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे साथ होती मैं इस्तीफा मुंह पे मार के आता। और मैं इस तरीके से नहीं कहता जिस तरीके से उन्होंने कहा था। वो कहा था भी उन्होंने कि बाहर मिल लेना, मैं दूसरे दिन सवेरों से घर के बाहर होता कि कहता आप मिल के दिखाते हैं। तो दानिश अली को मत जाइए कि दानिश अली को एक डरपोक नेता मान रहे हैं आप? 100% डरपोक है। हम क्यों मान रहे हैं, पूरा देश मान रहा है। जहां मैं गया और जहां मैंने पूछा, लोगों ने कहा हाँ भाई यहाँ डरपोक है। साहब उन्हें क्या करना चाहिए था? नहीं, इस्तीफा तो दे सकते थे, पार्लियामेंट इस्तीफा तो दे सकते क्या थे, करना चाहिए था? इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे देना। दानिश अली बसपा से सांसद चुने गए जी, लेकिन उन्हें बसपा का सांसद कहते भी खुद को शर्म महसूस होती है। जितना उनका फेसबुक वाले उठा लीजिए, ट्विटर वाले उठा लीजिए, ना तो मायावती का पिक मिलेगा उनके साथ, और केवल वो लिखते हैं सांसद अमरोहा लोकसभा क्षेत्र।
बसपा सांसद नहीं लिखती, जबकि सपा और समाजवादी का गठबंधन, बसपा का गठबंधन हुआ था, दलित और मुस्लिम आपको निकाल दिया बम्पर वोटिंग करके इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये उनका मसला है कि वो माया जी बसपा से ही निकाल दिया, बात ही खत्म हो गई। और अब वो वहाँ से निकाले जा चुके हैं। उनका क्या समीकरण रहा है, क्या चीजें नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि बहन जी प्रदेश की एक बड़ी नेता हैं और उन्होंने बहुत नीचे से उठ के बहुत ऊपर तक आई है वो, और उन्होंने वाकई दलित समाज को एक बड़ा सम्मान दिलाने का काम किया। काफ़ी है, काफ़ी हो गया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे छोटे भाई ने आयोजित की है अदनान ने उसकी वजह से हम आपसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ सकते। तो दिक्कत हो आप नॉर्मल सवाल है, कोई और सवाल पूछ लो, बात करें। मैं बात खत्म कीजिएगा, काफ़ी हो गया, काफ़ी हो गया। अगर मान लीजिए गठबंधन पार्टी से किसी भी बात को कुछ टिकट मिला तो आप आजाद लड़ेंगे अमरोहा से। अब ये जनता डिसीजन लेगी इसका डिसीजन मैं नहीं लूंगा।